हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर इकोनॉमिक घटनाचक्र सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे विच इज ऑन द एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर। यहाँ तक के प्रीवियस 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आपको डिस्कशन का फॉर्मेट पता चल गया होगा एंड यू कैन फॉलो इट फ्रॉम दी प्लेलिस्ट। हमारे चैनल पे जो है यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। पैरेलल में जो है कि साइंस की घटनाचक्र सीरीज चल रही है एंड अदर घटनाचक्र सीरीज ऑल्सो कम्प्लीटेड। तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं एंड ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में ही ब्रीफ किया था, ये जो हमारा एग्रीकल्चर वाला सेशन है, इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा जो है कि स्टैटिक नॉलेज और जो है कि पूरा ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसमें एज सच कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या है, स्टैटिक नेचर है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करके टॉपिक को बता दूंगा, जिसमें थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन एंड स्टैटिक नेचर के क्वेश्चन आते हैं। पूरा ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर बहुत बड़ा पार्ट है। हम इकोनॉमी एज वेल एज दी ज्योग्राफी दोनों में ही इसको पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। थोड़ा सा जो है इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं एंड अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर आप सभी जानते हैं, एक कोर थीम है हमारे। यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, उसके लिए क्या है, एक कोर थीम है। यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर जानते हैं हमने जो है कि क्या रखा था, एक मूविंग फ्रॉम, मतलब जब इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी, मैं कई बार बोलता हूँ एग्रीकल्चर इज दी बैकबोन ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक, ये क्या है, बैकबोन है। इसको हमने प्राइम मूविंग फोर्स रखा था जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, तो हमने इकोनॉमी के लिए प्राइम मूविंग फोर्स भी एग्रीकल्चर को चूज किया था। तो ये सब बातें कुछ कुछ आपके दिमाग में पहले से मैंने अवेयर करा दी थी। तो यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है, मूविंग फ्रॉम, क्या हो रहा है, क्रॉप सेंट्रिक इनपुट इंटेंसिव मॉडल से कहाँ हम प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन और एलाइड सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करनी होती है। टेक्नोलॉजी मतलब फार्म मैकेनाइजेशन टॉपिक्स को लेके, क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसमें हम लोग जो है क्लाइमेट प्रिडिक्शन, इन सबको जो है कि इंटीग्रेट करके पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये आपका टेक्निकल टॉपिक बन जाता है पूरा इकोनॉमी पार्ट से, जहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर जो भी सेक्टर होंगे, जैसे आपका पोल्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक, एनिमल हस्बेंड्री, देन आपका हॉर्टिकल्चर आ गया, ठीक, हॉर्टिकल्चर हो गया, शहरी कल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, ये सब क्या है, इसके अलाइड सेक्टर है। मींस एग्रीकल्चर के साथ साथ इसके अलाइड सेक्टर जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारा रिलेट करता है एलाइड सेक्टर से। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ मैंने डाटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर लिए हैं जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। ये नियरली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, नियरली 1/5 ऑफ द नेशनल इनकम एट द करंट प्राइसेस को कंट्रीब्यूट करता है, while सपोर्टिंग द 46.1 ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। ये एक इटसेल्फ ही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे नियरली 1/5 जो है कि नेशनल इनकम है, मतलब 1/5 द नेशनल इनकम एट द करंट प्राइसेस, मतलब नॉमिनल जीडीपी पे इतना कंट्रीब्यूशन है। और इसका जो है कि कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे वर्कफोर्स में ओवर द फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके 25 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके 25 तक सेक्टर ने एनुअल ग्रोथ रेट देखा है 4.4% का, जहाँ पे लाइव स्टॉक फिशरीज जो है ग्रो कर रहा है फास्टर देन दी क्रॉप्स। मतलब एग्रीकल्चर में जानते हैं, एग्रीकल्चर की अगर बेसिक डेफिनेशन दे तो आप यहाँ पे क्या है, ह्यूमन जो है कि प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स फॉर देयर यूज एंड दी एक इकोनॉमिक गेन, है ना, इसको क्या कह सकते हैं, फॉर देयर यूज। और इस इकोनॉमिक गेन के लिए हम जो है कि एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे मीन्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर में। आप जो है कि क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं, ठीक, क्या देखेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखते हैं। इसके बाद इरिगेशन को देखना होता है, फिर हार्वेस्टिंग देखना होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कि आपको ब्रीफली पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन अब मिल गया होगा कि एग्रीकल्चर क्या है, एलाइड सेक्टर क्या है, ठीक, इनमें हमारी क्या नीड्स हैं। और क्वेश्चंस अभी आगे देखेंगे, बहुत ही स्टैटिक नेचर और फैक्चुअल होंगे। और ये डाटा आपको याद रखना है कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने इसके बारे में जो है कि 1/5 ऑफ द नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पे जो है कि कंट्रीब्यूट करता है, और 46% इंडियन इकोनॉमी का वर्कफोर्स है। वाई एग्रीकल्चर इंडिया मैटर्स टू इंडिया, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट रेट मैंने बता दिया, 46.1% जो है कि वर्कफोर्स एंगेज है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। नेशनल इनकम में 1/5 जो है कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। रूरल लाइवलीहुड को जो है कि सपोर्ट करता है द लार्ज मेजोरिटी यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड दी सीरियल पल्सेस ऑयल सीड फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क एंड फिश जो है कि प्रोड्यूस करता है, ठीक, हमारी फूड सिक्योरिटी जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इन सब में जो है कि हमारे जितने भी प्रोविजंस हैं इसको इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडस्ट्रियल लिंकेज है, टेक्सटाइल से हो गया, ठीक, जैसे आपका सेरिकल्चर से सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टेक्सटाइल में जा रहा है। शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन आता है, ठीक ठीक है, आपका शुगर केन जो शुगर मिल्स है, यहाँ पे शुगर केन ग्रो करना होगा। फूड प्रोसेसिंग, वेरियस सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग में, फॉर एग्जांपल सबके फेवरेट जो है कि पोटैटो, पोटैटोज का जो है क्या होता है जानते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मोस्टली यूज इन द चिप्स लाइक दिस। डेयरी सेक्टर हो गया तो ये मिल्क जानते हैं, प्रोसेस्ड मिल्क बन रहा है। देन लेदर, एडिबल ऑयल्स, एटसेट्रा आर दी इंडस्ट्रियल लिंकेज। इन्फ्लेशन देखें तो यहाँ पे मेजर क्रॉप इन्फ्लुएंस है सीपीआई इन्फ्लेशन पे। एक्सपोर्ट्स में देखें तो ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, इकोलॉजी और इंक्लूसिव ग्रोथ में स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन एंड रूरल वर्कर्स को इसमें इंक्लूड करके हमारा जो है कि वर्कफोर्स कुछ दिखता है। एंड यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे आपको ये भी पता रहना चाहिए कि एग्रीकल्चर इज नो लॉन्गर, मतलब ये जो है कि मेरली अ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये खाली एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर नहीं, मैंने आपको क्या बताया ऊपर, ये यहाँ पे क्या होती है, क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस फॉर देयर अपने पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज एज वेल एज दी इकोनॉमिक गेन, ठीक, एज वेल एज इकोनॉमिक गेन। तो अब ये खाली एग्रीकल्चर जो है इसके पर्पज के लिए नहीं बचा है कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका फूड सिक्योरिटी एज वेल एज द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डिमांड, एक्सपोर्ट, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड द एक्सक्लूसिव ग्रोथ, इन सबको मिला के हमारा एग्रीकल्चर अब डेवलप कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी का रोल आ रहा है, जिसमें एलाइड सेक्टर देखे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हो रही हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आते हैं कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं हमारे जो है कि इंडियन एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि हमने जो 1947 में एग्रीकल्चर देखा था, जिस तरीके से वो परफॉर्म किया जा रहा था, और टिल डेट मीन्स यहाँ पे आएंगे 2026 में, तो आज के डेट में आपको दोनों एग्रीकल्चर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने दादा के पास बैठते होंगे या ग्रैंडफादर जो भी हैं, ग्रैंड मदर, वो लोग बताते थे पहले जो है कि जो फील्ड की प्लगिंग होती थी वो क्या होती थी, बुल ड्रॉन कार्ट से होती थी, जो कि बुल ड्रॉन से होती थी, मतलब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, जिसे हल बोलते हैं, हल को प्लग, ठीक है, बुल ड्रॉन प्लग से होती थी। बट अभी देखेंगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ठीक, अलग अलग रोटावेटर्स हो गए, ठीक, टिल्टर हो गए, तो अलग अलग चीज़ें जो है कि यूज़ हो रही है। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ हमारे मेथड्स में, ठीक, मेथड्स में जो है कि रिफॉर्म आया है। इरिगेशन के साथ साथ इरिगेशन में रिफॉर्म आया है, पहले इरिगेशन दिक्कत थी, अभी जो है कि समरसेबल्स, पंप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो डिसीजेज होती थी, ठीक, प्लांट डिसीज वाला चैप्टर भी बायोलॉजी में पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो उस वहाँ से देखेंगे जो प्लांट डिसीज होती थी, जैसे विल्ट लग गया, ठीक, विल्टिंग ऑफ दी हो गया, रस्टिंग ऑफ दी वीट हो गया, विल्टिंग हो गई, इन सब के लिए हमारे जो है कि बहुत सारे जो है कि पेस्टिसाइड्स ये सब आ गए हैं, हर्बिसाइड्स आ गए हैं वीड्स को खत्म करने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें देखेंगे कंपोनेंट, अगर एलाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ कितनी दिख रही है, 4.4%। क्रॉप सेक्टर में देखिए तो क्रॉप सेक्टर से ज़्यादा हमारा एलाइड सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्रॉप सेक्टर हर साल जो है कि 3.5% से। लाइव स्टॉक देखें तो 7.1% से। लाइव स्टॉक क्या होता है, जैसे कैटल रियरिंग ये सब हो गया, एनिमल हस्बेंड्री से लाइव स्टॉक कहते हैं। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर देखें तो 8.8 से, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग सेक्टर है इंडिया में हमारा फिशिंग सेक्टर। और इसमें जो है कि आप लाइफ स्टॉक पढ़ेंगे तो ये मीट, पोल्ट्री, ये सब जो है कि इसी में आ जाता है। तो एग्रीकल्चर में क्या है, एलाइड सेक्टर क्या हो गया, इमर्जिंग एज द मेजर ग्रोथ इंजन फॉर द एग्रीकल्चर, तो ये आप लाइन याद रखेंगे। और क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, देखिए, रेगुलर कैश फ्लो, एम्प्लॉयमेंट थ्रू द ईयर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इनकम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक, यहाँ पे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द मानसून, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, हायर वैल्यू और बेटर रिजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट शॉक्स, तो ये सब देता है। और ये आपको समझ में आ जाएगा जो हमने ऊपर पढ़ा है। इसमें आपका क्रॉप, डेयरी, पोल्ट्री, पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री सब मिक्स कर देंगे, और ये सब टर्म आगे आएंगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिर यहाँ पे लेटेस्ट डाटा है, कितना क्या प्रोड्यूस होता है, काइंडली गो थ्रू इट। ये क्या है, फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप देख लेंगे, तो ऐसा इसमें एक्सप्लेनेटरी है नहीं कुछ। हॉर्टिकल्चर के बारे में है, हॉर्टिकल्चर इंडिया जो है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ड्राई ओनियंस, वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेक्टर है, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, तो इसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लावर्स इसमें भी सब कुछ आता है, तो ये हॉर्टिकल्चर में आता है। तो आई होप ये सब देख लेंगे। और ये लाइव स्टॉक से कुछ रिलेटेड डाटा है, इसमें मिल्क जो है कि हमारा इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, 24-25 का डाटा है ये। यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। थिन पोल्ट्री एंड मीट है, ठीक, इस सेक्टर में देख लेंगे। देन वी मूविंग टू दी सेक्टर्स, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। इसमें देखिए फैक्ट्स मैंने लगा दिए हैं ताकि आपको एक डाटा रहे और ये आपके पास एक फैक्ट रहे, तो आप इसको फटाक से अपडेट कर लें। जो भी रिसेंट डाटा आएगा 6 दिसंबर को आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स है या आपका जो भी बीपीएससी होने वाला है,
तो इसको आप जो है कि अपने हिसाब से अपडेट कर लेंगे, जो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से रहेगा आपके पास। आइए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर के बारे में। देखिए, क्योंकि सारी जो घटना चक्र है उसमें नोट्स दिए रहते हैं, और यहाँ पे इकोनॉमी वाली घटना चक्र में ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं होता, क्योंकि इट्सेल्फ बहुत बड़ा और एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि ब्रीफली आपको थोड़ा सा जो है कि टॉपिक को इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब देखिए, इसमें खुद खुद जो है कि आई थिंक 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो कोशिश करूंगा कि अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया जाए। और जो पुराने क्वेश्चन होंगे उनको हम स्किप करेंगे। जैसे अब कोई पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एग्रीकल्चर का डाटा 2012 का है, तो वो क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं गाइस, ठीक। तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। तो डोंट थिंक दैट कि हमने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, क्योंकि उसका हमारा क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं आएगा। जहाँ पे वैल्यू एडिशन की बात होगी हम उसको कर लेंगे, और कोई डाटा फैक्ट अपडेट करना हो तो उसको भी कर लेंगे। और ये थोड़ा आपका जो है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, ये आप खुद समझेंगे, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको खुद अपडेटेड रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? अपडेटेड रहना पड़ेगा, कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव पे जब भी आप दे रहे हैं, जैसे आप 26 का देंगे तो 26 के लिए सफिशिएंट डाटा यहाँ मिल जाएगा। अगर आप 27 में एग्जाम दे रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 27 के हिसाब से, मतलब अगर यूपीपीएससी, यूपीएससी या बीपीएससी कुछ भी दे रहे हैं, तो 2027 में आपको डाटा वीडियो में अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा आउटडेटेड हो चुका होगा दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई होप इस चीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द पीवाईक्यूज। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसान दिवस है, सेलिब्रेट कब किया जाता है? देखिए, किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आप जो है कि बताएंगे ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, ठीक। ये नारा किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड यहाँ पे किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मस्ट रिमेंबर, कौन से? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। फिर पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए, कुछ समय पहले हमने जानता है कि 3 फार्म लॉज आए थे। 3 फार्म फार्म लॉज आए थे, जिनको बाद में गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया था। ये जो है कि थोड़ा हमारे इंटरमीडियरीज हो गए हैं ना, जो ये मंडी है, मंडी को जो है कि एपी, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉमोडिटीज, इन सब में कन्वर्ट करना, मतलब इंटरमीडियरीज को हटाना। जो ये सब इसमें कुछ करप्शंस थे, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, ये हमारे एग्रीकल्चर में नीडेड था। उसके लिए 3 फार्म लॉज लाए गए थे। उस पर क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा इसके बारे में इंट्रोड्यूस रहें। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, फिर चल रहा है 26, फिर भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ 3, पहले तो ये जानिए 3 फार्म लॉज थे। वो 3 फार्म लॉज कौन थे? उसमें से एक फार्म लॉ था ये आपका, कौन सा? फार्म प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्शियल बिल 2020, एक लॉ ये हो गया। देन अदर लॉज कौन से थे? 2 अदर लॉज थे, आपको देखने को मिलेगा कौन सा। एक था एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 2020, एंड दूसरा था यहाँ पे फार्मर जो है कि, इसी यहाँ पे एसेंशियल कॉमोडिटीज हो गया। देन यहाँ पे एक और था, फार्म प्रोड्यूस एंड लेट मी सी इन द फार्मर एम्पावरमेंट एग्रीमेंट प्राइस, यस हाँ। तो ये फार्मर सिक्योरिटी एक्ट, जो एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एंड इंश्योर फार्म से सर्विसेज एक्ट 2020। तो ये 3 एक्ट थे, ठीक। ये 3 एक्ट से जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें से पूछा गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, नॉट मेंशन इन दी फार्म प्रोड्यूस एंड ट्रेड एक्ट, तो इसमें जो है कि क्या मेंशन नहीं है। तो आई होप आपको ये 3 फार्म लॉज के नाम पता चल गए होंगे, इनको याद रखना है। ये रिपील कर दिए गए हैं, बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ था, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का, तो इसको रिपील कर दिया गया था, इस लॉस को वापस ले लिया गया था। एंड यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है, इस पर्टिकुलर बिल में, प्रोड्यूसर एंड ट्रेड कॉमर्स बिल में, क्या एसेंशियल कमोडिटीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एपीएफसीज मेंशन था, मतलब एपीएमसीज। तो इसमें जो है कि एस्ट्रिक लगा दिया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन नहीं थी ना। इस एक्ट में एसेंशियल कमोडिटीज और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें मेंशन नहीं था। जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस नॉट मेंशन इन दिस बिल, ये किस में मेंशन थे? ये हमारे एसेंशियल कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल में जो है कि मेंशन किया गया था। जो अदर हमारे फार्म एक्ट्स थे, तो उनमें मेंशन था। तो यहाँ पे मोर देन 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, इसीलिए दैट्स व्हाई ये ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है कि एलिमिनेट कर दिया गया था। यूपी आरओ का पेपर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, यूपीपीएससी 2020 का है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज पता चल रही होगी कि अब यूनियन बजट 2020-21 में फोकस किया गया है डबलिंग द फार्मर इनकम, ये अनाउंस किया गया था। बस हमें ये पता रहना चाहिए कि डबलिंग द फार्मर इनकम की बात कहाँ पे है, 2021-20 के इसमें है, ठीक। यूनियन बजट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का आया था, उसमें बात की गई थी कि रूरल डेवलपमेंट का एम है, मतलब डबल करेंगे फार्मर इनकम को। एंड यहाँ पे ये
एजेंडा जो है कि वहाँ अनाउंस किया गया था। सॉरी, यहाँ पे जो 16 पॉइंट एजेंडा अनाउंस किया गया था, वो किससे रिलेट करता था? ये आपका 16 पॉइंट एजेंडा जो है कि रिलेट करता था एग्रीकल्चर से, इरिगेशन से, रूरल डेवलपमेंट से। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है? डबलिंग द फार्मर इनकम बाय द 2022, और जो है कि आप जानते हैं स्टिल जो है कि हम इसमें काफ़ी चीज़ें लैग कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि इसमें इतना ही जानिए, ये स्टेटमेंट कि यूनियन बजट में डबलिंग द फार्मर इनकम किया गया था। 16 पॉइंट एजेंडा था। 16 पॉइंट जो है कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। यहाँ पे आंसर तो ए होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बट आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक? तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब ये कह रहा है कि जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स, तो क्या इंक्लूड करता है? क्या इसमें एग्रीकल्चर होगा, फिशिंग होगा, हंटिंग होगा, माइनिंग होगा? तो ये एग्रीकल्चर से है। जैसे आप रिलेट करेंगे, जीएम क्रॉप्स पढ़ा होगा आपने, ठीक? क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन का है, ठीक? यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉटन ही लागू है। बाकी ब्रीटी ब्रिंजल जो है कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीटी ब्रिंजल करके। एक कॉटन में भी क्या है आपको देखने को मिलेगा, अगर करंट अफेयर्स जो रहते हैं, तो पिंक बॉल वर्म है। इसको जो है कि एलिमिनेट करने के लिए इसमें काफ़ी क्रेप्सिस वेप्सिस लगाए गए हैं, जो थोड़ा बायोलॉजी और टेक्निकल जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। जो जेनेटिक इंडस्ट्रीज है वो एंगेज होती है रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सर्टेन स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल रहता है कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, है ना? अर्न प्रॉफिट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है इससे। जैसे एग्जांपल है, जैसे नर्सरीज हो गई, ठीक? ये जेनेटिक इंडस्ट्री का ही काम है कि सैपलिंग्स को पहले ग्रो कर लिया जाए, उनके जो है कि अच्छे से ग्रोथ हो, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड इन हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, और उनको जो है कि डायरेक्ट फील्ड में सो किया जाए, ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम ईल्ड मिल सके, ठीक? मैक्सिमम ईल्ड मिल सके, तो इसलिए किया जाता है। बाकी पोल्ट्री फार्म हो गया, जहाँ पे बर्ड्स रेज मीट एक्स होते हैं, इनको जो है कि काफ़ी अच्छे से किया जाता है कि जो भी एक्स हो रहे हैं, जो भी हमारी हैंस हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं कि एक्स जो है कि न्यूट्रिशंस में हो या कोई इसमें बीमारी ना हो। तो ये सब जो है कि किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर हो गया। तो आप ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? इसमें से फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है आपका फूड मैनेजमेंट इन द इंडिया का? तो आइए देखते हैं। फूड मैनेजमेंट इन इंडिया से आप क्या समझते हैं? फूड को मैनेज करना। फूड मतलब आपका जो प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स है, वही हमारा फूड मैनेजमेंट है कि आप कैसे फूड को मैनेज करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो आपका पीडीएस सिस्टम चलता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक? और जिसमें आपको कौन सी योजना देखने को मिलती है? अन्नपूर्णा योजना, ठीक? अन्न अंत्योदय योजना। ये सब क्या है? ये इसके पार्ट्स हैं। ये आपको थोड़ा इकोनॉमी में जब डीप डाउन करके पढ़ेंगे, तो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है पढ़ते हैं, उसमें चीज़ें आपको दिखती हैं कि ये चीज़ें जो है कि इससे रिलेट कर रही हैं। इसी में आपका पीडीएस है ना? इसी में आपका एमएसपी दिखेगा। तो काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पे प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड ग्रेन मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड मैनेजमेंट इन इंडिया, व्हाइल एक्सपोर्ट्स इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट, मैनेजमेंट, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड मैनेजमेंट है। यहाँ एक्सपोर्ट जो है कि मैनेजमेंट पे नहीं आता है। एक्सपोर्ट क्या होगा? एक तरह से हमारे पास चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो उसको हम जो है कि अ, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक गेन पर्पज, ठीक? तो ये जो है कि आप briefly याद रखेंगे। देन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है कि देखिए, आपको मैं दे देता हूँ नोट्स में, तो आप एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। क्या? NFSA एक्ट 2013, ये क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में पता रहना चाहिए आपको। ये सिंपल सा हमारा क्या है? इट इज़ वन ऑफ दी मीन्स, ये सोशल जस्टिस में आता है और वेलफेयर स्कीम में, इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी में आता है। यहाँ पे देखें तो इस एक्ट का जो है कि मेन रोल है, मैं आपको रफली फिगर दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है इसमें एंटाइटल्ड है। इसके वजह से इंडियन पॉपुलेशन जिनको फूड सिक्योरिटी मिल रही है बाय दिस एक्ट, ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसमें आपका स्कीम्स मैंने बताई, इसी में आपका जो है कि क्या है? पीडीएस सिस्टम है, ठीक? पीडीएस जो हमारा क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये टीपीडीएस क्या होता है? इसमें कई फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज इन सबसे कैलकुलेट करते हैं। एंड यहाँ पे टारगेटेड मतलब टारगेटेड ऑडियंस को ये देना है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स बनते हैं, कार्ड होल्डर्स होते हैं, उन पे हमें पॉपुलेशन का कवरेज देना होता है।
कि कितना पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हम टारगेटेड पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 75% जो है कि रूरल एरिया से कवर किया जाता है और 50% जो है कि हमारा अर्बन एरिया जो है कि इसके अंडर में आते हैं। तो ये हम ब्रीफली याद रखेंगे। फिर यहाँ पे दो ब्रीफली स्कीम्स है, कौन सी, यहाँ पे अंत्योदया अन्न योजना, ठीक, क्या है अंत्योदया अन्न अन्न योजना। ये हमारे पूरस हाउस होल्ड में जो है कि प्रोवाइड करता है कितना, अभी जो है कि करंटली चल रहा है 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर फैमिली, ठीक, पर फैमिली दिया जाता है। देन जो है आपके इसमें एक टर्म आता है क्या, प्रियोरिटी हाउस होल्ड। अब ये प्रियोरिटी हाउस होल्ड क्या है, प्रियोरिटी हाउस होल्ड जिसे आप लोग PHH भी कहते हैं, प्रियोरिटी हाउस होल्ड को क्या PHH कहते हैं। यहाँ पे जो है कि एंटाइटल्ड है, इसमें एंटाइटल क्या किया जाता है, 5 kg फूड ग्रेन, 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन, ठीक, यहाँ पे जो है पर पर्सन पर मंथ, ठीक। इस चीज को आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे फ्री दिया गया था कोविड में। यहाँ पे कुछ रेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये होगा, राइस जो है कि शायद 3-4 रुपये केजी दिया जाता है, कहीं कहीं 2 होगा। वीट आपको जो है कि 2 रुपीज़ केजी मिलता है, ठीक। अदर न्यूट्रिशन सीरियल्स जो है कि 1 रुपये केजी, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल दिया जाता है, ठीक। इसमें आपको लेंटिन्स मिलते हैं, स्प्राउट्स मिलते हैं, जो हमारे ये ब्लैक ग्राम ये सब हो गए। तो काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, तो इसको ब्रीफली आप याद रखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी क्लियरेंस देके गया होगा। बाकी ये सब चीज़ें देखिए थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, इसको पढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है गाइस। आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है डिस्कशन, तो हल्का सा ये जो थम्स अप है लाइक वाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, एक मेरी छोटी सी अपील रहती है। विद दिस हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हाट इज द पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कह रहा है भैया कि पॉलिसी मेजर अडॉप्ट किया था इंडिया ने इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कौन सा जो है कि इसमें इंट्रोड्यूस मीन्स लिया गया था। तो देखेंगे यहाँ पे आपका पीडीएस दिया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक। तो ये तीनों ही मेजर लिए गए थे, तो यहाँ डी आंसर होगा, ये तीनों ही मेजर लिए गए थे हमारे। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड ऑल दीज 3 मेजर्स, ये जो है कि दीज मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन द इंडिया। पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल रिलेवेंस है। यहाँ पे आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एमएसपी, और देखिए एमएसपी क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, एमएसपी हर स्टेट में नहीं मिलती है और हर क्रॉप पे नहीं मिलती है। यहाँ पे एमएसपी सर्टेन सीरियल क्रॉप्स पे दी जाती है। इसको इकोनॉमी वाला जो हमारा घटना चक्र करंट अफेयर है उसको रेफर करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा उसको ब्रीफिंग दिया है, वहाँ पे सारे जो एमएसपी क्रॉप्स हैं उसका एक चार्ट प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से उसको रेफर कर लेंगे। नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो में देखना वीडियो में देख लो, आपको डायरेक्ट जो है कि समझ में आता है। तो नोट्स को डाउनलोड करो, टेलीग्राम वाले चैनल में एक हमारा नोट्स वाला जो फोल्डर है, नोट्स वाला ग्रुप, उसमें जो है कि आपका दृष्टि करंट अफेयर का एक अलग से बन रखा है टॉपिक, उस टॉपिक में जाएंगे, इकोनॉमी वाला जो है कि पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेंगे, उसमें एक इन्फोग्राफिक लगी हुई है, वहाँ पे आपको ये जितने भी क्रॉप्स में एमएसपी मिलती है ये सब प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से देख लेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंप्रूव करने के लिए है, तो ये तीनों ही हमने इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अन्न दर्पण प्रोजेक्ट कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो अन्न दर्पण है इसमें हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन्होंने जो है कि डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम और विल नॉट कवर दी मंडीज मिल्स डिपोर्ट्स बोथ ओन बाय हायर्ड एज वेल एज द डिविजनल रीजनल एंड जोनल हेडक्वार्टर। तो ये अन्न दर्पण है क्या, देखिए अन्न दर्पण क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, फिर देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट जो करेक्ट है बाद में देख लेंगे। यहाँ पे पहले ये देखिए, जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया अंडर दी फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ किसका, फूड एंड दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। तो मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारा खुद एक डिपार्टमेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड द फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक फैक्ट याद क्या रखना है आपको, जो मिनिस्ट्री है हमारी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है फूड एंड दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंडर क्या है, एफसीआई है। इन्होंने एम्बार्क किया था कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन दी 2024। तो 2024 में जो है कि एक इनिशिएटिव लॉन्च करने की बात की थी, वो क्या था, टू मॉडर्नाइज इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम कहेंगे, ठीक। इसको क्या कहेंगे, हम लोग डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम कहेंगे। और ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करेगा आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू माइक्रो सर्विस बेस,
इसमें न्यू माइक्रोवेव सर्विस रहेंगी, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन जिसको हम लोग नाम दिया अन्न दर्पण। अब ये अन्न दर्पण जो है कि क्या है, स्ट्रीमलाइन करेगा, एनहेंस करेगा पूरे सप्लाई चेन्स में। वेरियस जो है कि लेवल्स इंक्लूड होंगे जिसमें आपके मंडीज, मिल्स, डिपोट्स हायर्ड रहेंगे, आपके ओन रहेंगे, एज वेल एज दी डिविजनल, रीजनल, जोनल हेडक्वार्टर्स ऑपरेशन, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा बाय दी एडवांस टेक्नोलॉजी, आईटी वर्क इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों से मिलेगा। ठीक, फिर एंगेज करेगी एमएस कॉफरेज लिमिटेड, ये एक कंपनी है, इसको देख लेंगे। और यहाँ पे हमारे अन्न दर्पण जो है, काफ़ी चीज़ें इसमें क्या हो गया, आपको जो है कि डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट करके 2024 में एफसीआई ने किया था। नाउ बैकिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में आइए, अब समझ में आएगा। देखिए, इनिशिएट कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो मैंने क्या बताया आपको, ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने नहीं, किसने किया है, आपका कंज्यूमर फूड अफेयर ने किया है। ठीक, कंज्यूमर फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है, किसने किया है, एफसीआई ने, डिपार्टमेंट है इसके अंदर। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर फूड के अंदर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 में, ठीक 2024 में ये जो है कि लॉन्च किया था। इसका सप्लाई मैनेजमेंट चेंज था, यस ये करेक्ट है। डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम था, ये भी करेक्ट है। कह रहा है नॉट कवर, हमने साफ साफ पढ़ा कि ये जो मंडी, मिल्स, डिपोर्ट्स है, ओन करेंगे, हायर करेंगे, डिविजनल, रीजनल, जोनल बेसिस पे इनको कवर करेगा, जाके नहीं कवर करेगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अन्न दर्पण समझ में आ गया होगा। अन्न दर्पण का मतलब हो गया एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और जो है कि मॉडर्नाइजेशन। अन्न, अन्न मतलब फूड, दर्पण, दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा दिखाना, आईना दिखाना। तो ये जो है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से सबको जो है कि इसके अंदर कवर करना था। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा ये अन्न दर्पण का पर्पस क्या है। देन जो है नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है फिर भी आपके लिए रिलेवेंस रखेगा ये क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द राइस इन द इंडिया इन द रीसेंट पास्ट। देखिए, प्राइस जो है कि राइस का कैसे इंपैक्ट हो रहा है, इसमें सिंपल सी बात है, एमएसपी दिया है, गवर्नमेंट रेडिंग दिया है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग दिया है, और कंज्यूमर सब्सिडीज है। तो यस, इसमें जो है कि सारे ही फैक्टर जो है कि हमारे क्या करते हैं, ये चारों ही फैक्टर प्राइस को इफेक्ट करते हैं। हमारे प्राइस को इफेक्ट करते हैं किसने, राइज इन द इंडिया। ठीक, यहाँ पे एमएसपी हो गया, गवर्नमेंट ट्रेडिंग हो गया, इन सबको इफेक्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वर अफेक्ट दीज एमएसपी को कैसे इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इन द रिसेंट ईयर सेल ऑफ द व्हीट एंड राइस अंडरटेकिंग द ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर आ गई है। यहाँ पे इन्फ्लेटरी ट्रेंड को जो है कि फूड ग्रेन का प्राइस चेक होता है, मीन्स जैसा जो है कि मार्केट में वैल्यू प्राइस रहेगी उसी हिसाब से ये सब चीज़ें बिकेंगी। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, इंडिया में क्या कंसीडर करनी है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर, एंड बताना है करेक्ट क्या है। तो लेट्स सी वन बाय वन। यहाँ पे कौन सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर, मीन्स गवर्नमेंट जो भी इतनी चीज़ें इन्वेस्ट करेगी या कोई स्कीम्स है, प्रोक्योरमेंट है, ये सब करना पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। जैसे इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक, जैसे यहाँ पे सोलर पंप्स थे, ठीक, सोलर पंप्स प्रोवाइड करना, कैनाल्स बनवाना, ये सब क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर है। एंड इंडिविजुअली भी जैसे सब्सिडीज़ देना, ठीक, या आप जो है कि सोलर ड्रिवन आप जो है मोटर पंप्स लगाइए, तो ये सब क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के। थोड़ा आपको इससे आइडिया मिल गया होगा। नाउ देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं, फिक्सिंग द एमएसपी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप्स। तो क्या ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, नहीं, इससे क्या होगा, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा। एमएसपी का रोल क्या है, एमएसपी इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, ताकि फार्मर एनकरेज कर सके अपने आप को, फार्मर्स को जो है कि प्रोत्साहन मिले, फार्मर्स जो है कि एनकरेज रहें, जो है कि मोटिवेट रहें हमारे फूड क्रॉप्स को एनहेंस करने के लिए। ठीक, जो है कि फूड क्रॉप्स को जो है एनहेंस करने के लिए, फूड यील्ड को बढ़ाने के लिए हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में एमएसपी जो है कि इंट्रोड्यूस की गई थी। बिकॉज हमारे यहाँ क्या था, फूड शॉर्टेज था। ठीक है, हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी थी नॉट सो वेल गुड, है ना, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ जो है कि फूड थी, पॉवर्टी जो है कि काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इसके रेवोल्यूशन की वजह से एमएसपी इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि फार्मर्स जो है कि इस क्रॉप्स को पैदावार बढ़ाएं। और ये एमएसपी का मतलब ही ये होता है, अगर मार्केट में उसको खरीद नहीं रहा है तो गवर्नमेंट जो है सर्टेन प्राइस फिक्स कर देती थी। फॉर एग्जांपल 1 क्विंटल ऑफ दी व्हीट जो है गवर्नमेंट, मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉट सो श्योर, 1000 रुपये में खरीदेगी। ठीक, तो ये जो है कि प्रोक्योरमेंट की वजह से अब फार्मर को पता है कि हमारा 1 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये में जाएगा, मार्केट में भले ही 900-800 हो। तो उस हिसाब से फार्मर एनकरेज होते थे अपने फील्ड्स में जो है क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो एमएसपी दैट्स वाई इंट्रोड्यूस की गई थी।
पर ये अगर ये सारी जगह जो है कि एमएसपी सारी क्रॉप्स पे हो तो फिर से कंपटीशन हो जाएगा, कोई कोई सी भी क्रॉप लगेगा तो इससे हमारा फिक्स टारगेटेड नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन जो है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे नहीं आएगा। आई होप कुछ क्लियर किया होगा मैंने पॉइंट। फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इसके लिए आपको बैंकिंग जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊँगा, तो उसमें हम बहुत सारी जो ये पीएसीसी हो गया, पीएसीएस हो गया, फिर एग्रीकल्चर टारगेटेड हो गया, तो ये सारी बहुत सारी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ते हैं टॉपिक, कोऑपरेटिव बैंक्स, उसमें आता है। तो इनके बारे में थोड़ा-सा आपको होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में नॉलेज हो, तब ये कुछ मतलब चीज़ समझ में आएगी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक सोसाइटी होती क्या है, ठीक? जो लोन्स देने का एक बेसिकली काम करती हैं। तो उनका कंप्यूटराइजेशन करना, तो यस, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा कि यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, तो इसको हम लोग इसके अंडर रख सकते हैं। देन फिर क्या है कि सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, यस, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट भी काइंड ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। कह रहा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो फार्मर्स को, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, एक फ्री बी टाइप की स्कीम होगी, नॉट अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिहेवियर ऑफ द लोन्स, ये भी क्या है, ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि आपके बिहेवियर ऑफ द लोन करना एक तरह का फ्री भी है, नॉट अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमेशा जो है कि अवेलेबल नहीं रहेगा। देखिए, कंप्यूटराइज कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन एक तरह का हो गया, जो लॉन्ग टर्म जो है कि सस्टेन कर रहा है, ठीक, लंबे समय के लिए हमारे पास रह रहा है। तो कंप्यूटराइज कर रहे हैं पीएसीएस को, तो पीएसीएस को कंप्यूटराइज करना एक लंबे समय तक जो है कि आपका अवेलेबिलिटी है। सोशल कैपिटल अगर डेवलप कर रहे हैं तो वो भी लंबे समय के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए नहीं, ये क्या है, शॉर्ट इम्पैक्ट है, मतलब तुरंत आपका इलेक्ट्रिसिटी माफ होगा। बिहेवियर ऑफ लोन क्या है, एक टाइम के लिए, हर साल जो है कि लोन माफ करना जो है कि सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है कि हमारे नेशनल ट्रेजर पे लोड पड़ जाएगा, तो ये सब दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर करके सेटिंग ऑफ द कोल्ड स्टोरेज, अब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, यस, जो है कि ये कैपिटल में आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे 2, 3, 6 देख लेंगे किसमें है, 2, 3, 6 यहाँ पे दिखेगा। आई थिंक ये सी इसका आंसर हो गया। और बाकी यहाँ से अब इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे फिक्सिंग एमएसपी, ये सब क्या है, आपका ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेगा, ठीक। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो ही कॉन्स्टिट्यूट करता है गवर्नमेंट टू क्रिएट द कैपिटल और द सोशल एसेट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यही जो है डेफिनेशन मैंने ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो ऑन विच डेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है कि स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो है कि डेट है यहाँ पे, इसमें जो है कि क्या देख लेते हैं, हमारा प्रधानमंत्री किसान योजना जो है कि कब स्टार्ट हुई थी। इट बिकेम द ऑपरेशनल फ्रॉम द 1 दिसंबर 2018 में। इनिशिएटिव अनाउंस हुआ था ड्यूरिंग द 2019 इंटरिम बजट, ठीक। देख लेंगे इसको, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे इसका आंसर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुई थी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट देखें तो फिर पीएम किसान कब लॉन्च हुआ, ठीक, यहाँ पे देख लेंगे डेट जो है कि इफेक्टिव केम इनटू द इफेक्ट। देखिए, एक होता है एक्ट पास होना, ठीक, एक्ट पास होना, और एक होता है एक्ट एनेक्ट होना, मतलब कम इनटू द फोर्स, दोनों डेट जो है कि अलग होती है। मींस यहाँ पे एक्ट वाज पास एंड अडॉप्टेड, एनेक्टेड का मतलब जो है कि वो कम इनटू द फोर्स, केम इनटू फोर्स मतलब एग्जिस्टेंस में आ गया, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर, मतलब 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, बट केम इनटू द फोर्स एनेक्टेड कब हुआ, हमारे जो है कि पूरा अप्लाई किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये सब डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए, किसी भी एक्ट हो गया, चाहे स्कीम हो गया, कोई भी पॉलिसी हो गई, तो वो कब केम इनटू इफेक्ट पूछ रहा है या जो है कि पास्ट पूछ रहा है, तो दोनों की डेट अलग होती है, तो यू कैन रिमेंबर दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज है हमारा इंप्लीमेंटिंग दी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, कह रहा है कि ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल हो जाएगा एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के लिए, यस, ये करेक्ट है। प्रोवाइड करेगा फार्मर एक्सेस टू द नेशन वाइड विद द प्राइस कमेंसमेंट विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, ये भी करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप सुनेंगे अभी ई नाम, जो है कि ई नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली जो है कि वहाँ पे काम हो रहे हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी बनती है, मीन्स यहाँ पे कम्युनिटीज और इनके लिए, जैसे एपी एमसीज हैं, मंडीज में जो काम हो रहे हैं, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो ये सब काम जो है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कर रहा है। प्रोवाइड दी एक्सेस टू दी नेशन वाइड मार्केट, क्या और क्या होगा, टू फॉर द फार्मर्स वाइल दी कम्युनिस्टेटिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस अवेलेबिलिटी, बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस मोर रीजनेबल प्राइस पे टू द कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्होंने फॉलोइंग डिड नॉट नॉट अप्रूव द आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव फार्मिंग इन द इंडिया, तो किसने अप्रूव नहीं किया था, चौधरी चरण सिंह जी ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का आइडिया नहीं इंट्रोड्यूस किया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे आपके बड़े बड़े जो है कि मान लीजिए, यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या था, स्मॉल लैंड होल्डिंग कैपेसिटी थी, ठीक, यहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग कैपेसिटी थी, इतने फार्मर्स की इतनी जमीन है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग यहाँ पे कोई बड़ा सा
तो मान लीजिए ये पर्सन है, वो आया, उसने कहा कि भाई आप ये पूरी ज़मीन मुझे दे दो अपने अंडर, यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग आपके सारे जो है कि जो भी होगा इतना शेयर आपका बन जाएगा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। उसी तरह से सामूहिक फार्मिंग करना, तो ये इसमें जो है कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे इसके अपोज में थे। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, और बाकी इन्होंने ही काफ़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जुड़े थे, इसीलिए किसान दिवस इनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, जो हमने ऊपर देखा था। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ऑप्शन जो है कि थोड़े मिलते जुलते दिखेंगे, उसमें से बेस्ट रिफ्लेक्शन दे रहा है कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। स्मॉल फार्मर और लार्ज फील्ड को जो है कि कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आइए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि रिसेटलमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रूटेड फ्रॉम देयर कंट्री ड्यू टू वॉर बाय गिविंग देम ए लार्ज कल्टिवेबल लैंड, दे कल्टिवेटली और शेयर दी प्रोड्यूस। कह रहा है स्मॉल फार्मर्स हो लार्ज फील्ड हो, तो क्या ये कहीं कुछ सही लग रहा है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लार्ज कल्टिवेबल लैंड दे दें, कल्टीवेट करें और शेयर दी प्रोड्यूस, और ड्यू टू वॉर हो, तो कुछ स्टेटमेंट आपको सूटेड नहीं लगेगा। मीन्स यहाँ पे क्या इंट्यूशन आना चाहिए, मैं कह दूँ तो, अगर अगर आपको ये पता भी नहीं है तो थोड़ा इंट्यूशन आए। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज एंड सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मतलब क्या है, देखिए स्मॉल फार्मर कंस्टिट्यूटिंग द लार्ज फील्ड, तो ये आपको कहीं ना कहीं बेस्ट डिस्क्रिप्शन लगेगा। कैसे, मैं बता देता हूँ अभी। बहुत सारे मार्जिनल फार्मर हैं, किसी एक एरिया में है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को ग्रुप्स में, ठीक। तो स्मॉल फार्मर्स हो गए, लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मीन्स वहां पे लार्ज फार्मिंग हो गया, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं, सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड का बहुत ही बेस्ट डिस्क्रिप्शन। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि मैनी मार्जिनल फार्मर है, एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कोऑपरेटिव बॉडी। एक कोऑपरेटिव बॉडी जहां भी आया वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर ए फिक्स टर्म, तो यहाँ पे पेक पेमेंट टू द एग्रीड अमाउंट, तो ये भी नहीं है। फिर कह रहा है कि कंपनी एक्सटेंड कर दे लोन्स, ये सब टेक्निकल नॉलेज, प्रोड्यूस करे एग्रीकल्चर कम्युनिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कमर्शियल, तो ये भी नहीं होगा। तो बी इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस आंसर, और यहाँ से ये चीज पढ़ लेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट इज मेंट बाय द बुलक कैपिटलिस्ट। अब बुलक कैपिटलिस्ट क्या होता है, जो फार्मर हैव सम रिसोर्सेज बट नॉट रीच, ठीक। यहाँ पे बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहता है, कहा जाता है जो फार्मर आपका सम रिसोर्सेज से हो और ज्यादा रीच ना हो, तो उसे बुलॉक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। ये टर्म जो है कि बाय दी लियॉर्ड एंड दी सुसान रेफॉर्ड्स ने दिया था इन देयर बुक इन द परस्यूट ऑफ द लक्ष्मी, इन द परस्यूट ऑफ द लक्ष्मी इन द ईयर 1987, इसमें दिया था। और इसको जो है कि डिफाइन करें तो इट इज द सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ फंडेड प्रोड्यूसर इन द इंडिया विद द होल्डिंग लार्ज इनफ टू सपोर्ट देयर पेयर ऑफ द बुलक्स आर डिफाइंड एज द बुलक कैपिटल्स। बुलक मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो हमारे बुल रॉन कार्ड्स थे, मीन्स यहाँ पे बैलों, दो बैलों की कथा आपने पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, वही वाला बुलक यहाँ पे हल जो होता है उसे बुलक कैपिटलिस्ट कहते हैं। थोड़े रिसोर्स है, फार्मर रिच नहीं है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन द इंडिया। इसमें से एक लैंड रिफॉर्म का पार्ट नहीं है। तो क्या एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, यस बिल्कुल पार्ट है, इसी के लिए तो पूरी गाथा हुई थी क्या के साथ जो है कि ये सब देखते हैं। ये जो लैंड रिफॉर्म है, इसी वजह से आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया। जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, मैंने पॉलिटी में अच्छे से पढ़ा रखा है, सारे जो केशवानंद भारती केस हो गया, उससे पहले आपका शंकरी प्रसाद केस हो गया, बीच में अय्यर कोहिलो केस है ना, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक, गोलकनाथ केस, ये सब जो है कि जमींदारी सिस्टम से ही आए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, 9 शेड्यूल लाया गया, तो ये सब जो है कि लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया में इंक्लूड है। एबोलिशन ऑफ द जमींदारी, सीलिंग लगाई गई ऑन दी लैंड होल्डिंग, यस कि आपके पास 100 एकड़ है, किसी के पास एक भी नहीं है, तो यहाँ पे ले लेके ज़मीनें बांट दी गई। टेंटेंसी रिफॉर्म लाए गए, ये भी किया गया। ठीक, कह रहे हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम, तो ये जो है कि आपके क्रॉपिंग पैटर्न और स्कीम इसका पार्ट नहीं थे। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों ही हमारे पार्ट होंगे किसके, रिफॉर्म्स इन इंडिया के। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया ये पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन टू मेक द एग्रीकल्चर एग्रीरियन स्ट्रक्चर कंडक्टिव टू द एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो एग्रीरियन सेक्टर को कंडक्टिव टू द एग्रीकल्चर सेक्टर किसने किया, एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट, टेंडेंसी रिफॉर्म, या जो है कि आपका कह रहा है सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है, यहाँ पे तीनों ही चीज की गई थी, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, यहाँ से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है टेंडेंसी रिफॉर्म, क्या है, यहाँ पे इंडिया में क्या क्या करेक्ट है, तो हमें करेक्ट कोड बताना है। कह रहा है रेगुलेशन ऑफ द लैंड, बिल्कुल सही बात है।
सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, ये भी सही बात है। कन्फॉर्मेंट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द टेनेंट, ये भी टेनेंसी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, आई होप आपको इसका मतलब तो पता ही होगा। जैसे आप रेंट दे रहे हैं, टेनेंट है कहीं किसी के, कोई हाउस है, आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो उसे आप टेनेंट, आप उसके लिए टेनेंट होते हैं, ठीक। आप जो है कि इसी टेंडेंसी रिफॉर्म को करने के लिए रेगुलेशन ऑफ द रेंट हो गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, जैसे क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, लेट मी, यार वो वर्ड नहीं आ रहा है, कमेंट करेंगे आप, लेट मी थिंक। अरे उसे क्या बोलते हैं यार, जो खेत को जो फील्ड्स होती हैं उनको फार्मर्स जो है अपने कुछ टर्म के लिए अपने प्लॉगिंग और हार्वेस्टिंग करेंगे, और जो उस लैंड ओनर होगा उसको जो है कि बेनिफिट शेयर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप का हो गया, हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या है टर्म, ठीक। तो इसको आप कमेंट करेंगे जो भी रूरल सेटिंग्स हैं। देखिए मेरे वर्ड याद नहीं आ रहा, पता नहीं कभी माइंड से स्किप हो जाता है, सॉरी फॉर दिस, पर इसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है 1 2 3 होगा, ठीक। तो टेनेंट बेसिकली वही होता है, और यहाँ से देख लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका लीगली स्टेपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड, मतलब एक जो है कि आपने मैक्सिमम साइज के बाद जो है कि इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम साइज, जिसे कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन, बिल्कुल नहीं। अबिलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये नहीं। यहाँ पे लैंड सीलिंग कहा जाता है। लैंड सीलिंग का मतलब हो गया आप इससे ज़्यादा मैक्सिमम लैंड होल्ड नहीं रखेंगे, और ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि किसने कितनी लैंड सीलिंग लगा रखी है। देन आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको एक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, इसका आंसर तो लेस देन 1 हेक्टेयर है, बट ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। हमारे इंडिया में जो है कि फार्मर्स को जो है कि सेंसस जो है कि एग्रीकल्चर सेंसस ने ऑपरेशनल होल्डिंग पे हमारे 5 क्लासेस बनाई थी फार्मर्स की। मार्जिनल फार्मर होंगे जिसके पास बिलो 1 हेक्टेयर जमीन होगी, ठीक है। हेक्टेयर कुछ लोग जानते होंगे, हेक्टेयर के बाद होता है एकड़, एकड़ के बाद जो है कि आपने सुना होगा बीघा, ठीक। बीघा इज द लोकल लैंड यूनिट, और कहीं कहीं कट्ठा कहते हैं, बिहार में बीघा कहते हैं, कहीं कहीं ये हरियाणा में क्या कहते हैं, इफ एनी ऑडियंस वाचिंग फ्रॉम दी हरियाणा, किला, हाँ हरियाणा में किला कहते हैं, ठीक। बिहार में कट्ठा कहते हैं, हमारे यूपी बनारस जो है कि यहाँ पे जो है कि बीघा कहते हैं। इसको जो है कि टेक्निकल टर्म एकड़ और हेक्टेयर में कहते हैं। इसमें कुछ 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1.5 समथिंग एकड़, एंड इट इज 3 पॉइंट समथिंग बीघा होता है, और ठीक। इसमें जो है कि बीघा से भी छोटी यूनिट बिस्वा होती है। ये सब जो है कि हमारे कुछ यूनिट्स है लैंड की। अब यहाँ पे कहा गया है मार्जिनल फार्मर किसे कहा जाएगा, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी उसे मार्जिनल कहेंगे। मार्जिनल के बाद जो है कि स्मॉल आएगा, स्मॉल फार्मर कौन से होंगे, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर होगा। फिर सेमी मीडियम आएगा जिसके पास 2 से 4 होगा। फिर सेमी मीडियम के बाद मीडियम आएगा जिसके पास 4 से 10, और लार्ज फार्मर मोर देन 10 हेक्टेयर एंड अबव जो है ये आपके फार्मर्स होंगे। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास होगा क्या होगा, वो स्मॉल फार्मर होंगे। एवरेज साइज लैंड होल्डिंग जो है कि इंडिया में कैसी है, सेकंड लोवेस्ट है, ठीक। एज पर दी एग्रीकल्चर सेंसस, और सॉरी ये बिहार में पूछा गया है पर्टिकुलर स्टेट का, तो बिहार में जो है कि सेकंड लोवेस्ट है, ठीक। मतलब पूरी लिस्ट में हमारे जो 20 स्टेट में सबसे सेकंड लोवेस्ट बिहार में है। लोवेस्ट जो है कि यहाँ पे 1 मिनट, सेकंड लोवेस्ट इन द बिहार, यस इट इज द करेक्ट। एवरेज लैंड होल्डिंग साइट इन द कंपैरिजन विद द अदर स्टेट, तो यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट है। अब यहाँ से देख लेंगे बिहार की लैंड होल्डिंग कैपेसिटी दिस है, सेकंड लोवेस्ट है आफ्टर द केरला, केरला में जो कि 0.1 है, ठीक। देन सबसे ज़्यादा कहाँ है, आप गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग किस स्टेट की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव रीजन ऑफ द स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इफेक्टिव रीजन है ऑफ द स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये हमारे रूरल पॉवर्टी है, इसकी वजह से हमारा जो है थोड़ा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्लो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग है आपकी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, जहाँ पे आपको ये सिस्टम दिए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री और इसमें पढ़ते हैं, जगीरदारी सिस्टम, रोतवारी, महलवारी और ये सब सिस्टम। कह रहे हैं लैंड अलॉटेड टू दी लैंड बिग फ्यूडल लॉर्ड्स, जो बिग फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनको लैंड अलॉटेड है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको आप जो है कि जागीरदारी सिस्टम कहते हैं। फिर रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर और द रेंट कलेक्टर, लैंड अलॉटेड टू द रिवेन्यू फार्मर्स और लैंड कलेक्टर्स, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जमींदारी सिस्टम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी कह रहा है लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू स्टबल मॉर्टाज और गिफ्ट और सेल, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग रैयतवारी सिस्टम कहते हैं, ठीक। फिर महलवारी सिस्टम क्या है, सेटल अंडर ए विलेज, तो इसे हम लोग महलवारी सिस्टम कहते हैं। सॉरी यहाँ पे 3 होगा। अब इस कोड को जो है कि मैच कर लेंगे, तो कोड जो भी आएगा शायद यही बनेगा 1 4 2 3, यहाँ से देख लेंगे, इसको आप ब्रीफली गो थ्रू कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टील फॉर द वुडन प्लग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ,
कह रहा है कि वुडन ब्लॉक्स का सब्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर एक एग्जांपल है। ये कैपिटल एगुमेंटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है ये है। हमने वुडन ब्लॉक्स को स्टील से रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया। जो हमारे टिलेट्स आ गए, ठीक, जो ब्लॉक्स आ गए, आयरन ब्लॉक्स और टिलेट्स आ गए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एक कैपिटल एगुमेंटिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमने देखा यहाँ पे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक पुराना क्वेश्चन है, तो जीडीपी में कितना परसेंट है इज नॉट सो सीख। तो यहाँ से आप रिसेंट देखेंगे जो हमारा ये एस्टिमेट्स रिलीज हुआ था, ठीक, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ द 24/5 जो कि रिलीज हुआ था 27 फरवरी 2026 को। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर कितना है आप यहाँ देखेंगे इन दी जीएवी। जीएवी याद रखिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट दी, मैंने आपको बताया था जीडीपी एट द मार्केट प्राइस और दी जीएवी एट द मार्केट प्राइस दोनों सेम होता है, जिसमें आप पूरे जो है कि फैक्टर क्या करते हैं, फैक्टर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टैक्स और जो कि सब्सिडीज को माइनस और प्लस करते हैं। तो ये जो है कि आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। देन मूविंग अहेड, यहाँ पे देख लेंगे कितना परसेंट है, ये एस्टिमेटेड था 17.8%, सेकंड रिवाइज एस्टिमेट में देखेंगे तो 19.937% था। तो ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। किस लिए याद रहना चाहिए, यहाँ पे जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का शेयर क्या है, तो वो इतना इतना है फॉर श्योर, ठीक। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम। फिर से छोड़िए, ये यहीं पे जो ये डाटा दिया हुआ है इसको जो है कि आपको याद रखना है, ठीक, इसको याद रखेंगे आप। फिर अगेन जो है कि नेशनल इनकम में जीडीपी में कितना शेयर है, ठीक, यहाँ पे देखेंगे 25-26 में जो है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉमिनल टर्म में 15.2% है, जो कि हमारे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में देखने को मिला था, ठीक। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का रिसेंट डाटा है, जिसमें नॉमिनल जीडीपी में 15.2% शेयर है। प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम, ठीक, तो ये 98 का क्वेश्चन था। अगेन आपको ये डाटा यहाँ से देखना है। अब ये कोई कमेंट नहीं कर देगा सर आप जो है कि इसको याद नहीं करा रहे। देखो ये बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज है और मैं समझता हूँ कि आपके इंडिविजुअल सब अपने हिसाब से करें, कुछ लोग को अच्छा लगता है कुछ लोग को नहीं। बस एक बात याद रखना है कि रिवाइज एस्टिमेट 25, 26, 24, 27 इन सब का याद रख लेना है। 19.37 है, 17.8 है, 15.2% है। ये कुछ डाटा है, इनको कंफ्यूज ना करके अच्छे से याद कर लेंगे आप। देन अगेन सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट अटेंडिंग दिस। फिर कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, ये क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक, याद रखेंगे डिक्रीज हो रहा है, बट एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहीं से आप देख लेंगे, ठीक, आपको देखने को मिल जाएगा। कोर एग्रीकल्चर जो है कि डिक्रीज होते जा रहा है, क्या कोर एग्रीकल्चर जो क्रॉप से रिलेटेड डिक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है कि इंक्रीज हो रहा है। इसको हम ब्रीफली याद रखेंगे। फिर एडवेंट ऑफ द प्लानिंग एरा इन द इंडिया द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज, तो पुराना क्वेश्चन है, तब कॉन्स्टिट्यूट टू डिक्लाइन और अभी भी डिक्लाइन हो रहा है। इसके जो है कि फैक्ट एंड फिगर यहाँ दे रखे हैं, गो थ्रू इट। फिर ट्रू रेफरेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेंसस, पुराना क्वेश्चन है गाइस, ठीक, यहाँ पे इसके एग्रीकल्चर सेंसस 15-16 का क्वेश्चन है, इसको आप रीड आउट कर लेंगे। आई एम नॉट अटेंडिंग दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था 70 राउंड ऑफ द सिचुएशन असेसमेंट फॉर द सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड किया था, ठीक। इसके हिसाब से क्या क्या फाइंड पाई गई थी फाइंडिंग्स, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, बट आप जानते हैं एनएसओ जो है कि अब ये एनएसएसओ से हमारा जो है कि सीएसओ मिलके एनएसओ बन गया है। इन्होंने जो जब दैट पॉइंट ऑफ टाइम किया होगा डाटा, तो ये कुछ डाटा फाइंडिंग थी कि एग्रीकल्चर जो है कि किस किस हिसाब से आपके एस्टिमेटेड है, इतने मिलियन हाउस होल्ड में कितने परसेंटेज जो है कि हैं, और अभी जो है कि कितने परसेंटेज हाउस होल्ड को जो है कि कर रहा है, ये है आपका लेटेस्ट डाटा। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली देखेंगे कि एनएसओ ने जो है कि बताया है, कंडक्टेड द सिचुएशन असेसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लैंड, ठीक, एंड लाइव स्टॉक हाउस होल्डिंग इन द रूरल इंडिया 2019 का। ये 77वां जो है कि राउंड था जनवरी दिसंबर 2019 में, जिसके हिसाब से पता क्या चला है कि आपकी जो इंडिया में एस्टिमेटेड है अभी 93.09 मिलियन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है। 54% ऑफ द हाउस होल्ड जो है कि रूरल हाउस होल्ड इस पर डिपेंड करती है। इसमें से ऑल स्टेट में नागालैंड है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जिसमें रूरल पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय द जम्मू कश्मीर एंड मिजोरम। तमिलनाडु जो है कि लीस्ट परसेंटेज पे है, जहाँ पे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रूरल इकोनॉमी नहीं है, ठीक। और 45.8% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड बिलोंग करते हैं ओबीसी से। 15.9% जो है कि आपके एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एससी से 15% और एससी से 14% जो है कि बिलोंग कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग इसको टोटल कर देंगे तो इसके बाद जितना भी रिमेन करता है दैट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड कितना है, सर्वे पुराना डाटा नॉट वैल्यूएबल, यहाँ से इस डाटा को अच्छे से याद रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द सोयाबीन कल्टीवेशन, अपडेटेड डाटा देखना है। तो एज पर द डाटा ऑफ द उपक पोर्टल, कौन सा पोर्टल,
यूपीएजी पोर्टल, 3 स्टेट विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द जो है कि सोयाबीन कल्टीवेशन 25-26 में देखने को मिला था, जो कि हमारा थर्ड रिवाइज एस्टीमेट है। वो कौन से स्टेट है? दीज आर दी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक, ये स्टेट्स हैं जो कि आपके सोयाबीन में लीड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप याद रखेंगे, ये लेटेस्ट डाटा है एज पर दी बुक, क्योंकि ये 2026 की किताब है, तो लेटेस्ट डाटा ये है। बाकी आप एग्जाम देने से पहले जब भी वीडियो देखेंगे तो अपडेट करेंगे अपने आप को। फिर फॉलोइंग कंट्रीज जो है कि हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज प्रोडक्शन, एक पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखेंगे आपका मे एज पर दी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टिमेट इन दी मई 2026, यहाँ पे टॉप 3 जो है कि कंट्रीज थी इनके पास हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ द कॉटन था। ठीक, कौन कौन सी थी? चाइना थी, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ठीक, ये जो कि कंट्रीज इनकी हाईएस्ट यील्ड थी। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। हमारा इंडिया जो है, यहाँ पे इंडिया में हर तरह की कॉटन ग्रो की जाती है, और इंडिया कौन से नंबर पे है? क्या वो 5th है या 6th है? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, कि जो भी है आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है इन दी कॉटन प्रोडक्शन। ठीक, इसको जो है कि आप कमेंट करेंगे। देन जो है नेक्स्ट है एवरेज यील्ड ऑफ द कॉटन हाईएस्ट इन द इंडिया, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये भी आप देखेंगे। थर्ड एस्टिमेट जो है कि इसने बताया है, कौन सा पोर्टल, ये याद रखिएगा, यूपीएजी पोर्टल है। यहाँ पे एवरेज यील्ड ऑफ द हाईएस्ट इंडिया कहाँ पे पाई गई है? वेस्ट बंगाल में पाई गई है। ठीक, वेस्ट बंगाल में 850 केजी पर हेक्टेयर। बाकी डाटा जो है कि शो करते हैं 24-25 में टॉप 3 जो है कि स्टेट थे, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। अमंग जो है कि हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो यहाँ याद रखना है 25-26 में सबसे एवरेज हाईएस्ट यील्ड जो है कि वेस्ट बंगाल में पाई गई है। एंड टॉप स्टेट्स यू कैन गो थ्रू इट। फिर कह रहा है कि ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज हाईली सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। याद रखेंगे इसको। और बाकी देखिए गाइज, मैंने आपको कहा है कि एक चीज़, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, जोग्राफी पढ़ाते वक्त भी कहा था कॉटन, शुगर केन, और ये मैंने पढ़ाया भी था जो उसमें इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ाया था, तो कॉटन के बारे में, शुगर केन के बारे में, टी हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, ठीक, टर्मरिक हो गया। ठीक, उसके बाद जो है कि बहुत जो मेन जो है कि हमारे क्या है, मेन क्रॉप्स हो गई, राइस हो गई, वीट हो गया। ठीक, इसके बाद जो है कि अभी जैसे जितने भी रागी क्रॉप्स हैं, मतलब बाजरा हो गया, मेज हो गया। ठीक, इन सब के बारे में आपके पास एक 1 पेजर नोट्स रहना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आए तो आप टैकल कर सकें। तो ये आपका होमवर्क भी रहेगा, तो इसको आप छुट्टी कर लेंगे। देन मूविंग अहेड कि 2023-24 में विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द इंडिया, तो उत्तर प्रदेश था दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और अभी भी देखेंगे तो हमारा शायद आई थिंक उत्तर प्रदेश ही है। थर्ड एस्टिमेट में भी उत्तर प्रदेश ही है। फिर यहाँ पे अगेन फोर्थ एडवांस एस्टिमेट 21-22 में। ठीक, अभी जो है कि रिसेंट डाटा क्या है, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट में फूड ग्रेन्स में जो है कि 21-22 टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिस था। यहाँ पे 23-24 जो है कि देखेंगे सारा जो है कि 24 तक का रिस्पेक्टिवली, 24 में 113% हो गया है। ठीक, 113 मिलियन हो गया है, पहले 109 था, 20-21 में 109 और यहाँ पे 113। इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे व्हीट प्रोडक्शन का, तो आपको न्यू डाटा देखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देख लेंगे न्यू डाटा के हिसाब से, जो कंट्री का फाइनल एस्टिमेट्स निकला है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है कि फॉलो कर रहा है मध्य प्रदेश को, हरियाणा को। ठीक, यहाँ पे फॉलोड बाय द राजस्थान, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा। दीज आर दी डाटा ऑफ द वीट प्रोडक्शन। वीट प्रोडक्शन हमारे यहाँ जितना हुआ है, ये इसका डाटा है फॉर द ईयर 25-26। देन अगेन सेम क्वेश्चन, आप इसको देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा पीडीएफ से, काइंडली गो थ्रू इट गाइज। फ्रॉम फॉलोइंग द स्टेट इंडिया हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। ठीक, यहाँ पे कौन रहा है? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2024 का है ये डाटा, पर यहाँ पे 25-26 में आपको 3 जो है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस इन द इंडिया देखने को मिले। कौन से? उत्तर प्रदेश इज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय द तेलंगाना, देन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को पीछे कर दिया है कहाँ पे? 25-26 में। तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश पहले सेकंड प्लेस पे था, नाउ इट कम्स टू दी फर्स्ट प्लेस। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर अगेन 21-22 का है क्वेश्चन, कह रहा है कि रैंक इन दी एरिया एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस। पल्सेस की प्रोडक्शन में, यहाँ पे पल्सेस की प्रोडक्शन में सबसे आगे आपका जो है कि मध्य प्रदेश रहता है। ठीक, मध्य प्रदेश देख लेंगे, 25-26 में ही मध्य प्रदेश है, देन महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। वाइल 3 जो है कि टोटल प्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है, अब 3 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, एंड टोटल पल्सेस एरिया में देखें, टोटल पल्सेस यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। ठीक, एरिया में देखें तो राजस्थान का एरिया ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। ठीक, ये ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन, एंड ये एरिया का है, तो यहाँ पे दोनों अलग डाटा हो जाएगा। फिर यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्या है, आपको मैचिंग करनी है। पुराना क्वेश्चन है कि न्यूट्रिय सीरियल क्रॉप में क्या है, न्यूट्रिशन, टोटल पल्सेस, ग्राउंडनट और सोयाबीन में। तो इसको आप अपडेटेड देखेंगे। 21-22 में आपको ये डाटा देखने को मिला था,
25-26 का ये डाटा है। तो ये क्या है, हैशटैग रट्टाफिकेशन वाला काम है, ये फैक्चुअल है। ये फैक्ट क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक। लर्न लर्न लर्न, ठीक, लर्न करना है, होमवर्क है, होमवर्क है। तो इसको जो है कि आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिक्टेट करके भी कुछ आपको जो है कि माइंड में फीड तो करा नहीं सकता हूँ, बिकॉज स्पून फीडिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये सब जो है कि एक बार देखने के बाद सिर्फ देखिए मत, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके इनका वन पेजर भाई बना लेना। वन पेजर जो है कि आपके पास रहना चाहिए, जिसको आप 2-3 बार देखोगे तभी ये चीज़ें रटी जाएंगी। क्योंकि मैं इटसेल्फ जानता हूँ, इनको कितना भी पढ़ लो, यहाँ पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है कि ये एक्टिवली रिकॉल, मतलब तुरंत जो है कि माइंड में आना चाहिए कि हाँ सीरियल परिस्थिति में राजस्थान था कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक डाटा से आंसर नहीं करना है, आपके माइंड में पूरे जो है कि 7-8 सब्जेक्ट का कंसोलिडेटेड डाटा रहेगा, जिसको आपको वहाँ पे रिकॉल करके आपको आंसर टिक सही करना होता है। तो ये कैसे होता है, आपके पास वन पेजर नोट होने चाहिए। सो अलोन जो है कि अलोन दिस डिस्कशन आर नॉट सफिशिएंट, आपका भी पर्सनल एफर्ट उतना ही लगेगा जितना जो है कि इस डिस्कशन करने में लग रहा है मुझे। तो ये भी आपको करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन कर दे कि जब भी आप पीडीएफ खोले तो इस चीज़ को याद रखें। फिर मोस्ट क्रूशियल जो है कि स्टेज है इरिगेशन का, कौन सा, आप देखिए जो है कि यहाँ पे इरिगेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आपके स्टेज होते हैं, जैसे सीआरआई स्टेज है, यही मोस्ट क्रूशियल होता है। क्राउन रूट इनिशिएशन, जब आपके ग्राउंड है, सीढ़ी सोइंग हो गई, हल्के हल्के जब निकल गए और यहाँ पे वाटर फ्लो आ रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या वाटर फ्लो आ रहा है, तो यही जो होता है आपका क्राउन रूट इनिशिएशन, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है। फिर इसके बाद टिल्डरिंग, ज्वाइनिंग, फिर बूटिंग आ जाती है, फ्लावरिंग, मिल्किंग, फिर ये जो है कि आपके क्रिटिकल स्टेज होते हैं। तो ये याद रखेंगे, मोस्ट क्रिटिकल कौन सा है आपका, CRI स्टेज है, जिसमें क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। फिर यहाँ पे नेट सोन एरिया इन द इंडिया, हमारा नेट सोन एरिया जो है कि लेटेस्ट डाटा के हिसाब से कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द लैंड, ये क्या है हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा है, नेट नो सोन एरिया इन द इंडिया, ठीक, ये जो है कि लैंड यूज स्टैटिकल एट द ग्लैंस 2023-24 रिलीज होके हुआ था 25 में। यहाँ पे टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है कि कंट्री का है हमारा, दिस मच एरिया है टोटल जोग्राफिकल एरिया, ऑफ इस 138.9 मिलियन हेक्टर इज द रिपोर्टेड अंडर द नेट सोन एरिया। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया, उसमें से जो है कि आपका कल्टीबल लैंड में से आपका इतना जो है कि नेट सोन एरिया है 138.9। तो इसको जो है कि अप्रोक्सीमेटली 139 से याद रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो है कि 329 है, इसको जो है कि बस वाई से वर्षा कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 2 में से 1 करके कर लेंगे। तो आप ये मैं थोड़ी ट्रिक से बता दी। अब देखेंगे नेट सोन एरिया 42% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया है। नॉन इरिगेटेड एरिया जो है कि 82 पॉइंट मिलियन हेक्टेयर है, और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 130 मिलियन है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि आगे बढ़ते हैं, एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक, एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी भी देख लेंगे, 23-24 में जो है कि हमारी कितनी रही है। एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी जो है कि 156.8% रही है। तो यू कैन गो थ्रू इट। देखिए मैं इसीलिए आपको ये सब मार्क कर दे रहा हूँ कि पीडीएफ में आपको आसानी हो, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन से गाइस नया डाटा आपको याद रहना चाहिए। ये चैप्टर पढ़ने का तरीका कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे और ये जो है कि डाटा जो है कि रिटेन करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन हो गए। मैं सोचता हूँ कि आज के डिस्कशन के लिए एक दिन में इतना सही है। आई थिंक बहुत क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखते हैं इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो हमने 50 कवर किए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में थोड़ा जो है कि करेंगे, 1-1 घंटे के सेशन भी रहेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि सेशन आपको डेली मिल रहे हैं, आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से देखिएगा इसको। बाकी 50-50 क्वेश्चन, अभी जैसे आपने ये 1 आवर लगा हुआ, 1 आवर में ये 50 क्वेश्चन आपने कवर किए हैं, ठीक। अब इन 50 क्वेश्चन का आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तो क्या करना होगा, अब जितने भी मैंने ये हाईलाइटेड चीज़ दी हैं इनको ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ ड्रॉ मतलब यहाँ से विड्रॉ करके अपने माइंड में लिखेंगे कि हाँ हमने ये डाटा पढ़ा था कि वीट का डाटा जो है, वीट का जो है कि 25-26 का डाटा क्या है, राइस का 25-26 का डाटा क्या है, ठीक। इसको एक जगह बस एक A4 साइज सीट लीजिए, उसमें ये सब लिख लीजिए, ठीक। हमने लेक्चर देखा था, यहाँ से ये चीज़ें जो है कि हमने आउटपुट निकाला है, इसको हम इनकलकेट करेंगे अपने प्रिपरेशन में, ठीक। इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। बाकी लेक्चर कंप्लीट होते ही मैं पीडीएफ जो है कि आपको एक्सेस करा दूंगा, ठीक, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी इनके भी नोट्स अपलोड करने हैं, मैं टाइम निकाल के इनके नोट्स भी अपलोड करता हूँ, ठीक। इनको वहाँ पे नोट्स वाले सेशन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एवरीथिंग अवेलेबल देयर एट दी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, क्योंकि हमारा फ्री इनिशिएटिव है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, सबके लिए, ठीक। वो सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड कोई भी एजुकेशन रिलेटेड डाउट हो, लेट कनेक्ट एंड
Let's succeed together by the discipline consistency to meet our destination.